ठीक है ना। चलो, तो मुझे बताओ लास्ट क्लास के अंदर परसों शनिवार को अपने कहां तक हुआ था? लास्ट क्लास के अंदर परसों शनिवार को अपने कहां तक हुआ था, एक बार रिप्लाई करना, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ब्लैक बैकग्राउंड पर चलेगा, बताइएगा लास्ट कहां तक हुआ था? केसीएल सेकंड रूल तक हुआ था। संधि विश्लेषण में कुछ लिखवाया थोड़ी अभी? संधि विश्लेषण के अंदर कुछ लिखवाया थोड़ी अभी? नहीं लिखवाया। चलो अब ध्यान दो ना सारे के सारे ना। देखो, तो मैं एक डायग्राम आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है ना। मैं एक बार शॉर्ट के अंदर वापस डायग्राम को रिपीट करता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन थोड़ा रिटर्न वर्क करेंगे, फिर इसके कैलकुलेशन अपन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। लिखवा दिया संधि विश्लेषण में क्या क्या लिखवा दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, लिखवा दिया था क्या? 5-6 लाइन लिखवा दी? ओहो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 5-6 लाइन लिखवा दी तो और अच्छी बात है, मेरा वर्क कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सुने। अब आ जाओ सारे के सारे। चलो लिखवा दी तो अच्छी बात है ना, ठीक है। ये अपना परिपथ था, मैं एक बार परिपथ ड्रॉ कर देता हूं। मैं एक बार परिपथ ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। ये अपना कुछ इस तरीके से परिपथ था भाई, है ना, देख लीजिएगा ना एक बार सारे के सारे, इसको देख लीजिएगा। कुछ इस तरीके से अपना एक परिपथ था, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा ही परिपथ मिले, नहीं, न्यूमेरिकल के लिए कोई जरूरी नहीं है इसी तरीके का परिपथ मिले भाई, है ना। ध्यान देना सारे के सारे, सभी ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि ऐसा ही परिपथ आप लोगों को दे, ठीक है। ये हो गया हमारा परिपथ, ठीक है। अब ध्यान दो सारे के सारे, ये जो डिब्बे यहाँ पे बने हुए हैं ना, इसमें मैंने कहा था कि प्रतिबाधा के स्थान पर प्रवेश्यता का उपयोग करना है। सर प्रवेश्यता क्या है? अब इतना ध्यान रखो, प्रतिबाधा की व्युत्क्रम होती है प्रवेश्यता। किसकी? प्रतिबाधा की व्युत्क्रम होती है प्रवेश्यता। तो इसको लिख देता हूं मैं y1, इसको लिख देता हूं मैं y2, इसको लिख देता हूं y3, इसको लिख देता हूं y4 और इसको लिख देता हूं y5। पहली जानकारी तो मैंने ये दी थी। दूसरी, इसके अंदर कितने संधि बिंदु है? फटाफट रिप्लाई करके बताइएगा, कितने संधि बिंदु है इस परिपथ के अंदर? इस परिपथ के अंदर कितने संधि बिंदु है? दो दो दो, सबके आंसर दो आने चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है सबका कि इस परिपथ में दो संधि बिंदु है, एक रहा ये और एक संधि बिंदु रहा ये, ठीक है। अब आ जाओ, इसे संधि बिंदु ए कहते हैं, इसे संधि बिंदु बी कहते हैं। इस पर वोल्टता E1 है, इस पर वोल्टता VB है। ये बात तो लिखवा दी थी ना मैंने कि इस पर वोल्टता E1 है, इस पर वोल्टता EB है। ये बात रिटर्न लिखवा दी थी, एक बार रिप्लाई कर दो, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। चलो 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 आ जाओ अब ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये E वोल्टता हो गई। अब आ जाओ, अब करना क्या है अपन को? सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहले अपन को ये समझ में आना चाहिए कि अपन को वर्क क्या करना है। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बड़ा स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि अपन को संधि विश्लेषण के अंदर बिंदु ए और बिंदु बी पर वोल्टता कैलकुलेट करनी होती है। क्या करनी होती है सर? बिंदु ए और बिंदु बी पर वोल्टता ज्ञात करनी होती है। किसके अंदर? संधि विश्लेषण के अंदर। अब संधि विश्लेषण को प्रयुक्त किसके लिए करते हैं? संधि विश्लेषण में क्या प्रयुक्त करते हैं सर? संधि विश्लेषण के अंदर धारा का नियम प्रयुक्त करते हैं। आपने लिखवाया था कि यदि वोल्टता ज्ञात करनी है तो संधि विश्लेषण का उपयोग किया जाता है और इसके लिए किरचॉफ के धारा नियम का उपयोग किया जाता है। तो अब किरचॉफ का जो करंट नियम है, धारा का नियम है, वो कहां लगाओगे सर? तो वो लगाएंगे अपन संधि बिंदु ए और बी पर, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन करंट कैसे स्टार्ट होगी। देखो ये प्लस है, प्लस से करंट चलेगी माइनस की तरफ, ऐसे चलती है ना, प्लस से माइनस की तरफ, है ना। तो प्लस से करंट चलेगी इस तरीके से, इस तरीके से। तो सबसे पहले आया y1, तो मैं y1 के अंदर मान लेता हूं इसमें करंट फ्लो हो रही है क्या? I1। कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1। अब देखो ऐसे है ये,
ये बिंदु A है, ये फिर आगे y2 है, और ये है मेरे पास में y3। अब यहां से यदि I1 करंट आ रही है तो करंट यहां पे आके दो भागों में टूट जाएगी, कुछ करंट जाएगी y2 के अंदर, कुछ करंट जाएगी y3 के अंदर। y2 के अंदर जाने वाली करंट को I2 कहेंगे, y3 के अंदर जाने वाली करंट को क्या कहेंगे अपन, I3 कहेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे कह दें कि इसके अंदर जो करंट जा रही है उसको मान लेते हैं I2, और इसके अंदर जो करंट जा रही है इसको मान लेते हैं अपन I3। फिर आगे देखो सेम सिचुएशन यही है आगे, कि इधर आ गया बी पॉइंट हमारे पास में, ऐसे देखो ये आ गया बी पॉइंट मेरे पास में, इधर है मेरे पास में y5, इधर है मेरे पास में y4, और करंट आ रही है इधर कितनी, I2। ये देखो I2 बी बिंदु पर। अब कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, इधर जाने वाली करंट को I5 नाम दे दो, इधर जाने वाली करंट को I4 नाम दे दो। ठीक है, मतलब प्रवेश्यता के अकॉर्डिंग ही क्या दे दिया मैंने, करंट का नाम दे दिया। तो इधर जाने वाली करंट को मैं I5 नाम दे देता हूं, और इधर जाने वाली करंट को मैं I4 नाम दे देता हूं। चलो आ जाओ, ये हमारा परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सबका ध्यान बोर्ड पर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। देखो आ जाओ, संधि बिंदु ए पर मैं यहां पे लूंगा, देखना सारे के सारे, संधि बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं केसीएल लगाने पर, तो बताओ संधि बिंदु ए पर केसीएल कैसे लगेगा, फटाफट बताइएगा। संधि बिंदु ए पर केसीएल कैसे लगेगा, फटाफट बताइएगा। मैं कैसे लगाऊं संधि बिंदु ए पर, संधि बिंदु ए पर केसीएल कैसे लगाया जाए, फटाफट रिप्लाई करके बोलो क्या लिखूं। आना चाहिए अब आप लोगों को, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है, बिल्कुल स्क्रीन पर ही। चलो सर केसीएल क्या है, कोई पढ़ जा, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ है, किरचॉफ का धारा नियम है, केसीएल लिख दिया ना ब्रैकेट के अंदर ही यार, किरचॉफ का प्रथम नियम। बोलो रे बोलो, फटाफट बोलिएगा। तुम्हें किरचॉफ का पहला नियम नहीं लगाना आ रहा, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, I1 बराबर I2 प्लस I3, बिल्कुल राइट है। अरे संधि बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इस नोड पॉइंट पर कौन सी धारा आ रही है, I1 आ रही है ना, तो I1 बराबर किसके हो जाएगा, नोड पॉइंट से जाने वाली धारा कौन सी, I2 और I3, तो ये हो गया I2 प्लस I3। ठीक है, ये आ गया। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ध्यान दो अब ना, पढ़ाई में ध्यान दो रे भाई लोगों ना। हाँ जी, अब ऐसे ही क्या करेंगे अपन, संधि बिंदु बी पर लगाएंगे, संधि बिंदु बी पर केसीएल लगाने पर, किरचॉफ करंट लॉ लगाने पर, हाँ जी, अब बी पर कैसे लगेगा बताओ फटाफट, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा कौन सी है, ये इतने सारे क्लास ले रहे हैं क्या, सारे सो रहे हैं क्या, पहले तो ये बता दो मुझे, उठ जाओ नींदों से। दो चारों के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी तो बाकी के सिलेबस में नहीं है क्या पढ़ाई, टाइपिंग नहीं हो रहा। देखो एक को तो टाइपिंग ही नहीं हो रहा हमारे, एक बहन जी को तो। ठीक है, बिंदु बी पर अपन केसीएल कैसे लगाएंगे भाई, बिंदु बी पर केसीएल लगेगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा बराबर कितनी है, I2, और जाने वाली धारा कौन सी है, I4 और I5, तो I4 प्लस I5, रिप्लाई तो दे दिया करो इंटेलिजेंट बच्चों। ठीक है, हाँ जी, अब यहां तक पहले फटाफट रिटर्न वर्क कर लो एक बार ना।
यहां तक फटाफट रिटर्न वर्क कर लो एक बार, फिर क्या रिटर्न वर्क में देरी जाती है। यहाँ तक उतार लो, जहां तक पिछली क्लास में लिखवा दी थी ना लैंग्वेज, उसके आगे यहाँ तक उतार लो। आंसर कैसे राइट करें? सर क्लास नाइट में लिया करो, डायग्राम भी बनाए नहीं, बिना डायग्राम में उतार ले भाई, है ना। अरे बिना डायग्राम के कैसे दिखाएगा एग्जाम में? क्या बात करते हो यार। नाम टेक्नो रख रखा है, टेक्नो LC8। जय श्री राम जी कह रहे हैं कि सर क्लास नाइट में लिया करो। अपना रियल नेम लिखा करो इसके अंदर। चलो फटाफट रिटर्न वर्क करो ना, जल्दी करना थोड़ा। जल्दी करो। जैसे हो जाए मुझे बोल देना, ठीक है ना। फिर आपको करंट कैलकुलेट करना बताएंगे। डायग्राम अपन ने पिछली क्लास में थोड़ी बनवाने के लिए कब बोला था? जब पिछले में बना लिया था। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने बना लिया था। एप्लीकेशन पे क्लास ये मान लो कल कल और जूम पे ले लेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद में परसों से शिफ्ट कर दें। परसों से शिफ्ट कर देंगे ना। कैमरा तो ऑन ही था, वो तो बस आज सर्वर चालू नहीं हुआ ना उसका, नहीं तो आज उसी से लेते मेन कैमरे से। उसके अंदर भी क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर जूम पे लेंगे ना, जब तक तो क्वालिटी बहुत ज्यादा भी नहीं आएगी उससे भी, क्योंकि जूम के जितनी लिमिटेशन है उतनी आएगी। कंप्लीट है ना? चलो चले आगे। हो गया सबका या रुकू, बताओ फटाफट। सेकंड ईयर वालों, अच्छा अच्छा। सेकंड ईयर वाले बुक नहीं दे रहे, ठीक है, दे देंगे दे देंगे दे देंगे बुक, क्या भी तो नोट्स पढ़ लो ना, काफी है। चले आगे। अब आ जाओ। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है I1, I2, I3, I4 और I5, इन करंट को कैलकुलेट करना हमारा मेन पर्पस है। अब ये करंट कैसे कैलकुलेट हो गई, मैं आपको बताता हूं, देखो। सबसे पहले हमें करंट कैलकुलेट करनी है I1। सर I1 करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखो, रुको, परिपथ से ध्यान देना सारे के सारे ना। अपन को सबसे पहले I1 करंट कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट होगी, एक बार सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। चलो तुम तो ध्यान दो ना, वो सब संभाल लेंगे अपन, है ना, ठीक है। हाँ जी, एक बार I1 करंट का मान देखते हैं। एक बार अपन सिंपल आते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। इसको R को मैं प्रतिबाधा के रूप में लिखूं तो V बराबर IZ लिख सकते हैं अपन। अगर मैं यहां से I कैलकुलेट करूं तो I इक्वल टू होता है V अपॉन Z, और 1 अपॉन Z को क्या लिखते हैं अपन, Y लिखते हैं। तो I इक्वल टू हो गया VY। कहानी ढंग से समझना, I इक्वल टू हो गया VY।
यानी करंट तभी कैलकुलेट होगी जब पोटेंशियल का मल्टीप्लाई किससे करें, अपन प्रवेश्यता से करेंगे। यानी V का गुणा I से करने, सॉरी V का गुणा Y से करेंगे तो ही क्या मिलेगी अपन को, करंट मिलेगी। अब आ जाओ, ध्यान देना, पहला परिपथ देखो, ये रहा। सबसे पहले अपन को कौन सी करंट कैलकुलेट करनी है, I1। अब I1 करंट कैलकुलेट करनी है ना, तो मेरी बात सुनना, एक बार इसको देख लो आप ढंग से, आपके पास तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो समझो ना। ये है मेरे पास में Y1, ढंग से समझना ना, बड़ी काम की चीज है। इधर मेरे पास में बिंदु A था जिस पर वोल्टेज था EA, ढंग से समझना रे भैया ना। इधर Y1 है, Y1 के राइट हैंड के अंदर है संधि बिंदु A जिस पर वोल्टेज थी EA, और इस Y1 के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1। और इधर लगा हुआ है सीधा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर लगा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी लगी हुई थी प्लस E वोल्टेज की। अब ध्यान दो सारे के सारे बड़े ढंग से। सबसे पहले अपन करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, Y को गुणा करते हैं किससे, V से। अब Y के तौर पे यहाँ पे क्या है, Y1 है, तो आप लिख दो Y के तौर पे क्या है मेरे पास में, Y1 है, ठीक है। अब कहानी आती है V की। V कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ढंग से सुनना। इधर का वोल्टेज कितना है, प्लस E है, और इधर का वोल्टेज कितना है, EA है। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये वाला वोल्टेज E है, इधर वाला वोल्टेज E1 है। करंट कैसे जा रही है, E से EA की तरफ, तो यहाँ पे V की जगह हो जाएगा E माइनस का EA, ये हो जाएगा E माइनस का EA, यानी इसका डिफरेंस अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, V को गुणा करोगे Y से, Y के तौर पे Y1 है, और V के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, इधर का वोल्टेज EA है, इधर का सॉरी इधर का E है, इधर का EA है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये करंट ऐसे बहती ना ऐसे, तो अब की बार मैं पता है क्या लेता, EA माइनस E लेता, E माइनस EA की जगह क्या लेता, EA माइनस E लेता। तो ये लीजिएगा, मैंने करंट कैलकुलेट कर दिया आपकी, कौन सी यहाँ पे, ये करंट कैलकुलेट कर दिया अपन ने आपकी I1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब आ जाओ, अगली करंट कैलकुलेट करनी है मुझे I2। अगली करंट कौन सी कैलकुलेट करनी है, I2। एक बार I2 देख लो कहां फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो अब ध्यान दो I2 कैसे फ्लो हो रही है, आपके सामने डायग्राम है, आपने बना रखा है, ये रहा Y2, इसमें करंट जा रही है I2, इधर का पॉइंट है A, इधर का पॉइंट है B, इधर की वोल्टता है EA, इधर की वोल्टता है EB। अब करंट कैसे ज्ञात करते हैं, Y का गुणा करना है V से, तो I2 करंट कैसे कैलकुलेट होगी, देखो Y का गुणा करना है V से, तो Y के तौर पे क्या है यहाँ पे, Y2, और वोल्टेज क्या आएगा यहाँ पे, EA माइनस EB आएगा, क्योंकि करंट EA से EB की तरफ है, तो आप क्या लिखोगे, EA माइनस का EB। अगर ये उल्टी होती करंट की डायरेक्शन तो EB माइनस EA लिखते, इसको देंगे समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दो, अगली करंट कैलकुलेट करनी है अपन को I3, ये लो I3 कैलकुलेट करनी है। एक बार I3 के लिए डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। I3 फ्लो हो रही है यहां से, देखो इस तरीके से। अब सुनो मेरी बात ढंग से, मैंने कहा था पिछली क्लास में कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो 0 वोल्टेज पे होता है। तो इधर का वोल्टेज 0 है, इधर का 0 है, लिखना नहीं आपको डायग्राम के अंदर, केवल पता होना चाहिए, इधर का 0 है, इधर का 0 है, और इधर का भी 0 है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। देखो तो ये सारे किस पे होंगे, 0 वोल्टेज पे होंगे। अब आप I3 करंट किस में फ्लो हो रही है, Y3 के अंदर, तो देखो ये रहा मेरा Y3, ये बिंदु A है, इधर है वोल्टेज 0, और करंट फ्लो हो रही है ऐसे। तो अब बताओ इधर की वोल्टता है EA, तो अब मुझे बताओ I3 कैसे लिखे, फटाफट रिप्लाई करके बताओ I3 का मान क्या होगा, I3 का मान क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करके बताइएगा सारे के सारे। I3 का मान क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करके बताइएगा। अच्छा I3EA, I3EA, Y3EA, EA,
ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ अभी गलती कर रहे हैं लिखने के अंदर, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो। देखो आपकी प्रवेशिता क्या है, y3 है, और वोल्टेज क्या है, इधर का E1 है, इधर का 0 है, तो EA माइनस 0, ये लो EA माइनस का 0। समीकरण नंबर देंगे 5। अब ऐसे ही I4 कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ही I5 कैलकुलेट कर लेंगे। तो I4 के लिए Y4 होगी, देख लो डायग्राम के अंदर, इसके लिए Y5 होगी। और एक बार डायग्राम को मैं ले जाता हूं पीछे, ध्यान दीजिएगा। I4 देखो, इधर की वोल्टता EB है, इधर की वोल्टता 0 है, तो EB माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EB माइनस 0। समीकरण नंबर 6। एक बार I5 का भी दिखा देते हैं अपन। I5 देखो, इधर की वोल्टता EB है, इधर की 0 है, तो EB माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा EB माइनस का 0। समीकरण नंबर देंगे 7। अब ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, सुनो। हाँ, 0 करना कोई जरूरी नहीं है भाई, आप सीधा भी लिख सकते हो EB इंटू Y4, है ना, लेकिन दिखा दो एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 लिखो, लिखो तो लिखो, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे ना। अब आ जाओ सर, अब अपना समीकरण नंबर 1 देखो, एक में है I1 बराबर I2 बराबर I3। तो समीकरण 1 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, I1 I2 I3, यानी 3 4 5 से मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो आ जाओ, समीकरण 3 4 व 5 से मान 1 में रखने पर, तो आ जाओ, 1 के अंदर रखेंगे I1 का मान, ये था ना, I1 बराबर क्या था मेरे पास में, I2 प्लस I3 था। चलो अब देखो, I1 क्या है मेरे पास में, Y1 E माइनस EA, तो ये है Y1 E माइनस EA, ये है Y2, I2 देखो क्या है, आपको दिखा देता हूं मैं, I2 है EA माइनस EB, ये है EA माइनस EB, और फिर है Y3, और है ये हमारे पास में EA। तो यह आ जाएगा Y1E Y1EA Y2EA Y2EB प्लस Y3EA। अब एक काम कीजिएगा, आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात ढंग से, आपको इस वाली स्टेप को इधर ले आओ। तो Y1 इक्वल टू कितना आ गया, Y1EA प्लस Y2EA प्लस Y3EA और Y2EB। चलो कॉमन ले लो, EA कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, यह आएगा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, फिर ये E2 YB हो गया, Y2 हो गया, EB Y2 हो गया, और ये आ गया Y1। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर कौन सा, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 8। तो ये आ गया आप लोगों के, रुकना, चलो एक बार आप लोग यहां तक उतार लो, ये तो हो ही गया आप लोगों के ना, इसे उतारो, कंप्लीट करो। एक ये जो लेट आ रहे हैं, लेट ज्वाइन हो रहे हैं भाई, थोड़ा टाइम से ज्वाइन हुआ करो, फिर क्लास छोड़ने की मजा नहीं आएगा।
फटाफट उतार लो। और देखो सेकेंड ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये थोड़ी टिपिकल पड़ेगी, है ना, तो बिल्कुल सटीक समझनी है, ठीक है। पढ़ाई में जुट जाओ आप लोग बस बढ़िया तरीके से। एक बार उतार लेना तो फिर ले लूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे ना। अच्छा हो गया, आगे चले, अगली स्लाइड दो। एक कह रहा है कि 12वीं के अंदर 60 से कम वाले को भारत रत्न मिलना चाहिए, ढूंढ के लेके तो आओ, हमें मार्कशीट दिखा दो बेचारों की। हाँ क्लास डाल दी जाएगी, आज की आपकी एप्लीकेशन पे भी डाल दी जाएगी। एप्लीकेशन पे कल तक की परसों तक की पूरी क्लास डाल रखी है मैंने ना। 70 से कम ही बता दो भाई, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा की हालत खराब करके पटक दी भाई लोग। क्या न्याल करेंगे अब, ये बड़ा बड़ा के आएंगे ना, 95 95 99 98 98 90 90, ये कॉलेज में आके रपट जाएंगे, देख लेना। फर्स्ट ईयर के अंदर की इनकी तुलना करेंगे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट से अगले साल अगर परीक्षा हो जाती है तो इनका कंपैरिजन किया जाएगा। देश का फ्यूचर है और तुम क्या हो अगर ये देश का फ्यूचर है तो। पास, तुम पास्ट हो, हमारा नहीं आ रहा क्या। तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, अरे तुम्हारे रिजल्ट के अंदर कुछ भी नंबर लिखे नहीं आएंगे, ध्यान रखना। सेकंड ईयर वाले, सॉरी, तुम सोच रहे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए तो हमारी ऐसे बन के आएगी 90 91 80 85, तुम्हारी मार्कशीट खाली आएगी, पूरी ब्लैंक मार्कशीट आएगी और ये लिखा आएगा प्रोमोटेड बस केवल। हाँ तुमने तो रिटर्न एग्जाम दी थी, मुझे पता है, तुम्हारे लिए तो आरबीएससी ने, तुम्हारी तो बेचारो मैथ की एग्जाम भी ले ली थी उन्होंने लास्ट टाइम पे, एक एग्जाम को भी नहीं बख्शा था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी अपन चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल टॉपिक पे चलो ना, इसको उतारो, मैं बकायदा क्वेश्चन लिखवा दूंगा ना। कंप्लीट, अब कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद में अब अपन को क्या करना है। सही है सही है सही है, चलो आ जाओ ना, अब अपन को क्या करना है, समीकरण कौन से देखो, हमको करना है अब वैल्यू रखना है समीकरण नंबर, एक बार करंट देख लो, I2 इक्वल टू I4 I5, तो हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 4 6 और 7 से मान 2 में रखना है ना, तो नई स्लाइड के अंदर लिख देता हूं मैं, समीकरण 4 6 7 से मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 4 6 7 से मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलो आज तुम्हें 2 न्यूमेरिकल दूंगा मैं इसके सोल्व करने के लिए, आज मैं तुम्हें 2 न्यूमेरिकल दूंगा इसके सोल्व करने के लिए। अरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आएगा, टेंशन मत लो। एक कह रहा है 10th और 12th के बेस पे बना देंगे परसेंटेज, हो सकता है भाई बना देना, लास्ट ईयर तो प्रोमोटेड ही लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ ना, बाकी मुझे पता नहीं है इतना ना। तो I2 इक्वल टू हो गया I4 प्लस I5, फटाफट मान रखो आप लोग, फटाफट मान रखो ना, इसके अंदर I2 का I4 का और I5 का, और मैं आपको आज 2 न्यूमेरिकल दूंगा सोल्व करने के लिए, ठीक है ना।
ऑफलाइन वालों के आंसर कोई नहीं चेक करेगा, मन से करने के बिल्कुल सटीक, दोनों न्यूमेरिकल, और दोनों के आंसर आने चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ अच्छी बात है। अगर 12th के बेस पे अगर आपका रिजल्ट आएगा तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग सबसे ज्यादा फायदे के अंदर रहोगे। मान लो किसी की 12th के अंदर 90% बन गई और उसकी गलती से अगर बीएससी के अंदर भी 90% बना दी ना, तो उसके तो मौज हो गई। वो जिंदगी के अंदर बीएससी के अंदर 90% नहीं बना पाता, वो पूरी साल भी ढंग से पढ़ता ना, बहुत खतरनाक। और प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट होता है और बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ता ना, और प्रैक्टिकल में पूरे नंबर ले जाता, जब जाके उसके 90 बन जाते, नहीं तो किसी कंडीशन के अंदर नहीं बनते 90 उसके, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा लकी चांस रहेगा आप लोगों के लिए। परसेंटेज अगर फर्स्ट ईयर में बन गई तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कमजोर रहेगा आप लोगों को परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर मान रखो, चलो आ जाओ आ जाओ, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बोर्ड पे, ठीक है ना। हाँ मान रखते हैं, आ जाओ बिल्कुल मान रखते हैं। तो I2 का मान एक बार देख ले, वैसे तो याद है मुझे I2 का मान y2 ए ए माइनस ए बी और इसका ये का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में y2 ए ए माइनस ए बी, इसका था y4 ए बी, और इसका था y5 ए बी। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक बार देख लेना आप लोग भी, है ना, गलती ना हो जाए। ई बी मल्टीप्लाई किया अंदर, है ना, हाँ जी, इसको इधर ले आओ, y4 ई बी y5 ई बी इक्वल टू 0। समीकरण 8, और ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 9, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 9। उतारो फटाफट, है ना, उतार लो इसे फटाफट, है ना, इसे फटाफट उतार लीजिएगा। सर बीएड कॉलेज में फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फीस मांग रहे हैं, भाई मत देना कुछ भी अभी, इस बार कोई एग्जाम नहीं होगी प्रैक्टिकल की, ध्यान रखना, है ना, मत देना। अगर प्रैक्टिकल के बेस पे आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आप किसी प्रकार की कोई फीस मत देना, क्योंकि नहीं 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 भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल के बेस पे कोई फीस नहीं देनी अभी। बोर्ड ऊपर से चमक क्यों रहा है, ऊपर क्या है कि पैनल लगे हुए हैं 3, इस वजह से थोड़ी लाइटिंग ज्यादा हो रही होगी, है ना। अभी प्रॉपर अपना कैमरा शायद हो सकता है कल से कैमरे से क्लास ले अपन जहां तक लेंगे, ठीक है ना, इसके बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। नहीं, सेकेंड ईयर की फीस जमा करा दो वो एक अलग मुद्दा है ना, लेकिन कोई प्रैक्टिकल के बेस पे आपसे पैसे मांग रहा है कि भाई प्रैक्टिकल के नंबर जब ही देंगे, ऐसा कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी से कोई आ ही नहीं रहा प्रैक्टिकल लेने। और कॉलेज वाले कभी किसी प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी का कोई टीचर प्रैक्टिकल के नाम पे फीस लेता ही नहीं है, पैसे लेता ही नहीं है। स्कूल लेवल पे ये फर्जीवाड़ा, सारे चोर स्कूल लेवल पे बैठे हुए हैं पैसे खाने वाले, कॉलेज लेवल पे कोई टीचर पैसे लेता ही नहीं है, ध्यान रखना भैया ना। मेरी बात सुन लो सारे के सारे, कॉलेज लेवल पे कोई टीचर प्रैक्टिकल लेने वाला आता है वो पैसे नहीं लेता। पहली बात, प्रैक्टिकल लेने वाला कोई टीचर आएगा ही नहीं, और दूसरी बात, कोई आता है तो वो पैसे कभी नहीं लेता, क्योंकि कॉलेज लेवल पे भिखारीपन नहीं होता टीचरों के अंदर, ठीक है ना। जो 10-10 15-15 हजार के अंदर बिक जाते हैं वो पन नहीं होता कॉलेज के अंदर। बहुत कम टीचर होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं कॉलेज लेवल पे, क्योंकि उनकी खुद की सैलरी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ होती है, 2-2 लाख रुपए के आसपास पर मंथ सैलरी होती है। तो वो इतनी छोटी हरकतें नहीं करते जितनी स्कूल लेवल के टीचर करते हैं ना, ठीक है। ये बिक जाते हैं पूरे पूर्ण रूप से, कॉलेज लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ कॉलेज फाइल तो, हाँ अब बीएड कॉलेज वाले तो खुद ही तुम जानते हो यार, मुझसे क्या खुलवाओगे मुंह। बीएड कॉलेज वालों का तो आप खुद लोग जानते हो कैसा क्या रहता है, वो तो नहीं जाने के ही पैसे लेते हैं, तो उनका तो अलग मुद्दा है ना।
उनको तो हर मुद्दे पे पैसे लेने होते हैं कि उनका तो कैसे भी पैसे खींचने, बस उनका अलग मिलता है। हो गया ये? चलो चलो चलो, लिख लिया ना। प्रैक्टिकल फाइल तो जमा करानी पड़ेगी ना, फाइल तो बना लेना, प्रैक्टिकल फाइल तो जमा होगी ना जहां तक है। और बाकी कॉलेज के अंदर ट्राई कर लेना, ठीक है ना। चलो अब देखो आप लोगों ने क्या एनालिसिस किया इन दो समीकरणों से, मेरी बात सुनना। देखो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने उतार लिया होगा, अब एक बार आप लोग का सटीक ध्यान होना चाहिए सबका, फिर बाद में बात करते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्वेश्चन के अंदर y1 का मान भी दिया हुआ मिलता है, y2 का मान भी दिया हुआ मिलता है, y3 का मान भी दिया हुआ मिलता है, y2 का मान भी दिया हुआ मिलेगा, y1 का मान भी दिया हुआ मिलेगा, जितनी वोल्टेज वो लगा के देगा वो मान भी दिया हुआ मिलेगा। तो सर क्या नहीं दिया हुआ मिलेगा? EA नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको और EB नहीं दिया हुआ मिलेगा। ऐसे अगली इक्वेशन के अंदर आऊं, इस इक्वेशन के अंदर आपको y2 भी पता होगा, y2 y4 प्लस y5 ये भी पता होगा, तो क्या पता नहीं होगा? EA और EB। तो इसका मतलब ये है कि समीकरण 8 और 9 ये दो इक्वेशन हमारे पास में बनेगी। इसके अलावा जितने भी यहां अपन को रिक्वायरमेंट है वैल्यूज वो अपन को मिलेगी सारी की सारी। तो क्या अपन इन दो समीकरण का उपयोग करके EA और EB को कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं कैलकुलेट। अगर हमारे पास में दो समीकरण है, एक x में है एक्स वाई के अंदर, अरे हमारे पास में दो समीकरण ऐसे दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर 0 और आपको दे रखी है 6x प्लस 4y बराबर 0। तो क्या आप दोनों को सोल्व करके एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात कर सकते? क्या कर सकते हो दोनों को सोल्व करके एक्स वाई का मान? ऐसे ही तो यहाँ पे ये हुआ है कि भाई जो इक्वेशन है ना हमारी, इसमें EA और EB नहीं है। वैसे पहले वाले इक्वेशन में भी EA और EB हमको पता नहीं है, तो क्या दोनों का यूज करके हम EA EB कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों का यूज करके EA EB कैलकुलेट। तो यहां तक उतारने के बाद में इसके नीचे लाइन लिखो, यहां तक उतारने के बाद में इसके नीचे लाइन लिखना, समीकरण 8 व 9 की सहायता से, समीकरण 8 व 9 की सहायता से समीकरण 8 व 9 की सहायता से अज्ञात राशियां EA व EB EA व EB EA व EB का मान ज्ञात किया जा सकता है, का मान ज्ञात किया जा सकता है, का मान ज्ञात किया जा सकता है। आ जाओ भाई, आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। ध्यान देना, न्यूमेरिकल का 40% वेटेज है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आते ही हैं भैया ना क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन है, मैं बोर्ड में मैं ही लिख देता हूं, दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग कर, लिखते चलो क्वेश्चन है ना, का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर पहला लगा लेना इससे ना, का उपयोग कर संधि बिंदु A व B पर वोल्टता ज्ञात करो, वोल्टता ज्ञात करो। मैं एक परिपथ ड्रॉ कर रहा हूं, दो क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और आपको पूरी ईमानदारी से दोनों न्यूमेरिकल करने हैं सोल्व, और सब करेंगे। देखो जब तक सब सोल्व नहीं करोगे जब तक आगे मजा नहीं आएगा। आपको सोल्व करने हैं दोनों न्यूमेरिकल ना, और सिंपल की है दोनों है ना।
कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये MHO से पता चल जाएगा आपको मोह से कि ये प्रतिरोधकता है ना, सॉरी ये आपकी प्रवेशिता है। दो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और ये है आपका 6 वोल्ट। चलेगा, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, उतार लो फटाफट। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बना के देगा वो कि दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग कर संधि बिंदु A व B पर वोल्टता ज्ञात करो। संधि बिंदु A व B पर वोल्टता ज्ञात करो। उतार लो क्वेश्चन, अभी नहीं करना आप लोगों को दोनों क्वेश्चन। लिख लो इस क्वेश्चन को फटाफट, मैं अगला भी क्वेश्चन लिख देता हूं। लिख लिया? नहीं नहीं, उसमें पिछले वाले में आपको सोल्व नहीं करना, ई बी का मान ज्ञात नहीं करना, वो तो बस ई ए और ई बी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से ना। हाँ, सोल्व नहीं करना होता उन्हें ना। चलो, ये क्वेश्चन उतार लिया होगा आप लोगों ने, चले आगे, डन है, ठीक है ना। अगला देखो, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाना, लिखते चलो, दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग कर संधि बिंदु A व B पर वोल्टता ज्ञात करो। थोड़ा डायग्राम डिफरेंट टाइप का बनेगा इसमें, देखो। पांच ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये ग्राउंड है ना, ठीक है। तो अगला परिपथ ये है आप लोगों का, चलो ये भी उतार लो, दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग कर संधि बिंदु A व B पर वोल्टता ज्ञात करो। ये 1 ओम है ना, 1 ओम है ना, 1 ओम, ठीक है। चलो, A पर वोल्टता 2A, B पर वोल्टता, बेटा आपने ऑफलाइन क्लास में कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई बात नहीं है ना, लेकिन कर लिए आप लोगों ने, जिन्होंने कर रखे हैं उनको नहीं बताने आंसर अभी, है ना। बाकी जिन्होंने नहीं किया उनको ट्राई करना है ना, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। कल इनको अपन फास्टली आके करके फिर अगला विश्लेषण करेंगे, पास या लूप विश्लेषण, ठीक है।
ये क्वेश्चन उतार लो, थोड़ा हिंट दो, और पूरा का पूरा पढ़ा दिया, पूरा का पूरा संधि विश्लेषण पढ़ा दिया, अब इसमें हिंट भी देने की जरूरत है क्या? संधि बिंदु ए पर किरचॉफ का नियम लगाना है, पहला आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और उन धाराओं को कैलकुलेट करके मान रखना है, और दो समीकरण बनेगी, और दोनों समीकरण को सॉल्व करके ई ए और ई बी ज्ञात करना है। पूरा विश्लेषण पढ़ चुके, अभी भी हिंट चाहिए क्या? चलो बिल्कुल बिल्कुल, ऑफलाइन में तुमने सबसे पहले रिप्लाई दिया था, मुझे पता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन कल सुबह 6 बजे। जिनकी फीस बाकी है वो अपनी फीस कंप्लीट फटाफट करो, ठीक है ना, ताकि अपनी फिर क्लास अपने एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर देना 1-2 दिन के अंदर, ठीक है ना। कल कर सकता हूँ, परसों कर दूं, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, स्टॉप करते हैं।